नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक समाज अपने अतीत से जुड़ा होता है। पुरातत्व की उत्पत्ति का पता सुंदर पुरानी चीज़ों और खजानों की खोजों के आकर्षण से लगाया जा सकता है। 1817 में डेनिश विद्वान सीजे थॉमसन ने पुरातत्व के प्रारंभिक चरणों को पाषाण युग, कांस्य युग तथा लौह युग में बांटा था। उस समय में पुरातत्व में ग्रंथ आधारित पुरातत्व और प्रागैतिक ऐतिहासिक पुरातत्व शामिल थे, जो ग्रंथ पर आधारित नहीं थे। आज यह कई विषयों जैसे कि पर्यावरण पुरातत्व, जैव पुरातत्व और भू पुरातत्व आदि में बटे हुए हैं। भारत में भी पुरातत्व की शुरुआत ऐसे ही हुई। यह प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करने की कला के बाद औपनिवेशिक काल के दौरान हुए साहसिक खोजों के साथ शुरू हुई थी। इसमें उत्खनन और प्रासंगिक विश्लेषणों के कठोर तरीकों के बिना स्थलों और अवशेषों का अध्ययन किया गया था। शुरुआत में ग्रंथ आधारित पुरातत्व का प्रभुत्व था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग का विस्तार से सर्वेक्षण किया। कनिंघम ने चीन यात्रियों और जुआनजंग के वृत्तांत के उल्लेखित शहरों और बस्तियों की पहचान करने की कोशिश की। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसके पहले महानिदेशक कनिंघम थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, स्मारकों का मानचित्र और संकलन तैयार किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रयासों तथा पुरातात्विक में उनकी रुचि के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अवशेषों के सम्मान तथा प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण हेतु 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। सर जॉन मार्शल और सन मार्टिमर व्हीलर के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर अन्वेषण और उत्खनन किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना काम जारी रखा। इसी समय कई विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में पुरातत्व विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, जो पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय हुए। आज भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक विशाल संस्था है। राज्य पुरातत्व विभाग और डेक्कन कॉलेज की तरह अन्य शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं। कई विश्वविद्यालय पुरातत्व पढ़ाते और उत्खनन कार्य करवाते भी हैं। पुरातात्विक स्थल विभिन्न प्रकार के होते हैं। आइए पुरातत्व स्थलों के निर्माण किस प्रकार हुए जान लेते हैं। मानव निर्मित उपस्कर और इकोफैक्ट्स। यह पुरातत्व उन अवशेषों के अध्ययन पर आधारित हैं जो मानव द्वारा बनाई गई है या फिर परिवर्तित वस्तुएं थी। पुरातत्व अवशेष महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करते हैं, जैसे कि उनके उत्पादन की प्रक्रिया, कच्चे माल जिसमें वे बनाए गए, उनके उत्पादन में शामिल तकनीक, वस्तुओं का उपयोग आदि। एक दूसरी तरह के साक्ष्य हैं जैविक और पर्यावरण अवशेष। यह पर्यावरणीय तथ्यों के रूप में जाने जाते हैं और प्राचीन मानव गतिविधियों के कई पहलुओं को प्रकट करते हैं। पर्यावरणीय तथ्य में जानवरों की हड्डियां, पौधों के अवशेष, मिट्टी और तलछट आदि शामिल हैं। वे हमें पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित उन पहलुओं को समझने में मदद करते हैं कि लोग कैसे रहते थे और किस तरह का भोजन खाते थे, जलवायु में बदलाव और मनुष्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा आदि। पुरातात्विक स्थलों पर मानव निर्मित उपस्कार, पर्यावरणीय अवशेष तथा संरचनाएं एक साथ पाई जाती हैं। पुरातात्विक स्थल एक ऐसा स्थान है जहां मानव गतिविधियों के महत्वपूर्ण चिन्ह मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान ने अतीत में कुछ गतिविधियां की थी। मनुष्यों द्वारा गुफाओं में चित्रकारी करने से लेकर पिरामिड बनाने तक, स्टोनहेंज, मोहनजोदड़ो जैसे शहरों से लेकर एक छोटी सी जगह जहां शिकारी संग्रहकर्ता ने अपने पत्थरों के औजार बनाए आदि तक की सीमा बहुत विस्तृत है। इसलिए पुरातात्विक स्थलों की जांच पुरातत्ववादियों का प्राथमिक कार्य बन जाती है, जिसके आधार पर प्राचीन मानव जीवन को पुनर्निर्मित किया जा सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि पुरातात्विक स्थल कैसे बनते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उस स्थिति में कैसे पहुँचे जिसमें पुरातत्वविद उन्हें पाते हैं। पुरातात्विक स्थल बनाने के दो तरीके हैं, सांस्कृतिक और प्राकृतिक तरीके। इन्हें निर्माण प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक निर्माण की प्रक्रिया का अर्थ ऐसी गतिविधियों से है जिसे मनुष्य जानबूझकर एक जगह पर करते हैं, जैसे कि
पूरा अवशेष बनाना और उनका उपयोग करना, घर बनाना या उन्हें छोड़ना, कचरा निपटान के लिए गड्ढे खोदना, वस्तुओं को फेंकना या फिर आकस्मिक गतिविधियाँ जैसे कि चीज़ों को क्षति होना आदि। प्राकृतिक निर्माण प्रक्रियाएं वे हैं जो मुख्य रूप से उन तत्वों की जानकारी देती हैं जैसे प्राकृतिक घटनाएं, स्थलों को कैसे दफन किया गया। उदाहरण के लिए हवा, पानी या फिर जानवरों की गतिविधियां उन चीज़ों में परिवर्तन लाती हैं जो मनुष्य द्वारा छोड़ने के बाद एक स्थल पर मौजूद हैं। हवा, सूरज, बारिश धीरे धीरे इन संरचनाओं को मिटा देते हैं। हवा द्वारा लाई गई रेत या फिर बारिश द्वारा लाया गया तलछट धीरे धीरे उस तल पर जमा हो जाता है। कभी कभी बाढ़ के कारण रेत जमा होने से स्थल और उसके कुछ भाग दफन हो जाते हैं। कभी कभी प्राकृतिक निर्माण प्रक्रिया पुरातात्विक स्रोतों को बचाने में मदद भी करती है। उदाहरण के लिए इटली में 79 ईस्वी में ज्वालामुखी माउंट वेसुविउस के फूटने के कारण उसकी राख के नीचे पोम्पेई शहर दब गया था। ज्वालामुखी की राख ने पोम्पेई शहर को संरक्षित किया। इसी तरह एल्प्स के बर्फीले क्षेत्र या फिर आर्कटिक या बेहद सूखे क्षेत्र जैसे रेगिस्तान या पहाड़ों में जैविक पदार्थ संरक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए मिस्र के पिरामिड अथवा पेरू के एंडीज पहाड़ों में पाए जाने वाले पुराशव शामिल हैं। ब्रिटेन के स्टारकार क्षेत्र में वेटलैंड और दलदली क्षेत्र भी लकड़ी, पौधों के उत्पादन आदि जैसे कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करते हैं। गर्म तापमान, नमी और वर्षा जलवायु, अम्लीय मिट्टी, घनी वनस्पति और कीट गतिविधियों के कारण अवशेष संरक्षित नहीं रह पाते। तो इन सभी प्रक्रियाओं के कारण यह सभी प्राचीन स्थल संरक्षित हुए। अब हम जान लेते हैं प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पुरातत्व किसी भी समय अवधि तक सीमित नहीं है। यह तत्कालीन से लेकर समकालीन तक की भौतिक संस्कृति पर आधारित है। भीमबेटका, मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, तक्षशिला, अमरावती, सांची, राखीगढ़ इत्यादि भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य पुरातात्विक स्थल हैं। अगली वीडियो में हम भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ पुरातात्विक स्थलों और उन पर पाए जाने वाले पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।